अपने छोटे से फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही हानिया लम्हा भर को ठठक गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यूं अचानक उसकी नज़रों के सामने आ खड़ा होगा। सामने मुबर्रम रज़ा था, सख्त तासुरात लिए, सपाट चेहरा और आंखों में गुस्से की सुर्खी झलक रही थी। हानिया ने हैरत से आंखें फैलाई, फिर गहरी सांस लेकर दरवाजे से टेक लगा ली। बाजू सीने पर लपेटे उसे सवालिया नजरों से तकने लगी। चाबी दो मुझे, मुबर्रम ने आबरू चुकाते हुए तंजिया अंदाज में कहा। हानिया दांत पीस कर रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा आराम का वक्त है, चुपचाप वापस चले जाओ। मगर वो चुपचाप वापस जाने वालों में से नहीं था। एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे हानिया के हाथ से चाबी झपट ली। मुबर्रम, हानिया चिल्लाई, मगर वो उसे नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोल चुका था। अगले लम्हे वो उसे अंदर घसीट चुका था। छोटे से लाउंज में कदम रखते उसने हानिया को तकरीबन सोफे पर धकेल दिया। हानिया उसकी सख्ती पर उलझना नहीं चाहती थी, मगर उसकी मुसलसल दखल अंदाजी उसे जब्त के आखिरी किनारे पर ले जा रही थी। अगर तुम्हारी ड्यूटी का वक्त अब भी ऐसा ही है तो मैं तुम्हें जॉब करने नहीं दूंगा। ये वक्त है घर आने का। मुबर्रम की आवाज़ में तहकुमाना सख्ती थी। हानिया ने गुस्से से उसे घूरा। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरे मालिक बन बैठे हो क्या, जो यूं मुझ पर हुक्म चला रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी जानती हूँ। चाहे डे हो या नाइट, मेरी ड्यूटी है। मेरा काम है कब आऊँ कब जाऊँ, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपनी हद में रहो। मुबर्रम खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया। वो झुककर उसके करीब हुआ तो हानिया थोड़ा सा पीछे हटी। उसका सफ़ेद रंग गुलाबी पड़ने लगा था। उसकी इतनी सी नज़दीकी हानिया को बुखला कर रख देती थी। मुबर्रम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, जो वो जब्त कर गया था, और फिर उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने करीब खींचा। हानिया सांस रोके उसे देखती रह गई थी। मुझे मजबूर मत करो हानिया को मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करूं। ये सिर्फ मेरा दिल मुझे मात देता है तुम्हारे मामले में, जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी ये मुसलसल चलती जुबान एक लम्हे में बंद कर सकता हूँ। मुबर्रम ने गुस्से में दांत बींचे और हानिया को खुद से दूर करते आज़ाद किया था। और सुन लो, मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत पर मामूर नहीं रह सकता। बिजनेस के मामलात में कभी एक शहर तो कभी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। ये बात तुम बाखूबी जानती हो। हानिया ने लापरवाही से कलाई से घड़ी उतारी, आंखों में बेनियाजी लिए बोली, तो मैं क्या करूं? जो दिल चाहे करो, मेरी भला से। उसके लहजे की बेहिसी ने मुबर्रम के अंदर जैसे आग भर दी। उसने फिर से हानिया का बाजू मजबूती से पकड़कर उसे अपने बिल्कुल सामने खड़ा किया था। हानिया की सांस जैसे सीने में अटक गई, आंखों में हैरत, लबों पर खामोशी छा गई। करीब खड़े मुबर्रम की आंखें शोले बरसा रही थी। अब अगर एक लफ्ज़ भी बोला ना तुमने, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दिल की आरज़ू जान हो मेरी, और मैं जान भी ले सकता हूँ। मुबर्रम का यूं करीब आकर खड़ा होना उसके लिए हमेशा परेशानी का बायस बनता था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। उसके हाथ की सख्त गिरफ्त अब भी हानिया के बाजू पर महसूस हो रही थी। तकलीफ कम थी, पर मुबर्रम की आंखों में तड़पते जज्बात से आंखें चुराना उसके लिए आसान न रहा। वो दहक रही थी। छोड़ो मुझे, वो बामुश्किल बोली, मगर उसकी आवाज़ में वो पुराना एतमाद नहीं था। छोड़ दूँ? मुबर्रम ने सर्द मगर ज़ख्मी लहजे में दोहराया, जैसे तुम हर बार मेरे जज्बात को रौंद देती हो। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारे बेहिस रवैये से मेरे अंदर क्या कुछ टूटता है? हानिया की पलकें लरसी, निगाहें झुक गई। एक लम्हे को वो भी कुछ कहना चाहती थी, पर लबों पर जैसे जुबान ही बंद हो गई हो। दिल की उलझन, मुबर्रम की कुर्बत, सब कुछ उसे बेबस कर गया था। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो फिर मुझे अपना तमाशा मत बनने दो। मुबर्रम की आवाज़ जैसे टूट रही हो।
उसमें खुफकी थी, दर्द था और एक अजीब सी थकन। हानिया ने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ाया। मैं तमाशा नहीं बनाती मुबर्रम, बस मुझे समझने की आदत नहीं, और मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। उसके लहजे में झिझक भी थी, मगर एक अनजानी जिद भी। मुबर्रम ने चंद लम्हे यूं ही से बेतासुर चेहरे से देखा, फिर आहिस्ता से अपनी उंगली उसकी पेशानी पर रखते हुए बोला, अपने दिमाग में एक बात बिठा लो हानिया सज्जाद, मैं किसी भी सूरत तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, और ये चेहरा अब तुम्हें जिंदगी भर देखना होगा। वो एक पल रुका, फिर तनबीह अमेज लहजे में बोला, और अगर तुम्हें अपनी जॉब अजीज है तो टाइमिंग की बात करो। तुम ये नाइट ड्यूटी किसी सूरत नहीं करोगे, नहीं तो शादी करो, अपने घर जाकर बैठो, समझ गई? इतना कहकर वो तेज कदमों से दरवाज़ा पार कर गया। पीछे हानिया साकत खड़ी थी और दिल में एक तूफान बरपा था। वो सर थाम कर बैठ गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुबर्रम का खूबरू चेहरा नाखूनों से नोच डाले। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सामने अलीज़े खड़ी थी। उसकी आंखों की चमक, शरारत से लबरेज अंदाज। मुबर्रम रज़ा फौरन समझ गया कि आज तो ये इसकी वोट लगाने वाली है। उसे नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा, मगर अलीज़े ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तो मौसम काफ़ी खतरनाक लग रहा है, लगता है बादल पहाड़ों से टकराकर बरसने वाले हैं और बगैर खबरदार किए सब कुछ बहा ले जाएंगे। अलीज़े ने उसकी आंखों में झांक कर शौक अंदाज में कहा, और जैसे उसने बात ख़त्म की, अलीज़े की आंखों की चमक कुछ और शरारत और बढ़ गई थी। मुबर्रम ने दांत पीस कर जब्त किया। कहने को तो वो उसकी छोटी बहन थी, मगर जलील करने में सबसे आगे थी। वह जानती थी कि मुबर्रम रज़ा हानिया सज्जाद से कितनी मोहब्बत करता है, और उसके बदले में हानिया की तरफ से सिर्फ सर्दमहरी और बेरुखी ही मिलती थी, और वो मुबर्रम को तंग करने का उसे मौका हासिल जाने नहीं देती थी। तभी वो भड़का और सख्त लहजे में कहा, मैं इस वक्त तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ, बेहतर है तुम अपनी चोंच बंदी रखो। ये कहते हुए उसने अलीज़ा के सर पर हल्की सी चपट लगा दी और आगे बढ़ गया। तभी अलीज़े ने पीछे से आवाज़ दी, भाई अगर डॉक्टर साहिबा नहीं मान रही तो घी टेढ़ी उंगली से निकाल लो ना। मुबर्रम ने चौंक कर पलट कर देखा। उसकी छोटी बहन बेनियाजी से सोफे पर धम से बैठ चुकी थी और नहायत संजीदगी से मुफ्त मशवरा दे रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, अलीज़े ने आंखें घुमाकर कहा। आराम से अगवा करो और गन पॉइंट पर निकाह। आजकल यही सबसे कामयाब फार्मूला है अपनी मोहब्बत को पाने का। वो बात मजाक में कर रही थी, लेकिन मुबर्रम के चेहरे की संजीदगी कुछ और ही कह रही थी। उसे यकीन नहीं था अलीज़े इस तरह की कोई बात भी कर सकती है। याद रखो भाई, एक तरफा मोहब्बत को पाना आसान नहीं होता, या तो पाल लो या फिर ताउम्र जलते रहो। वो उठकर उसके करीब चली आई और उसने मुबर्रम के दिल पर हाथ रखकर बात की थी। उसे पता था कि मुबर्रम के दिल में हानिया के लिए क्या जज्बात पल रहे हैं। मुबर्रम ने उसे घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में डांट दिया हो, फिर सर झटक कर बोला, तुम अपने ये फिल्मी मशवरे अपने पास रखो, उसे अपने तरीके से सीधा कर लूँगा। आखिर कब तक इनकार करेगी? अलीज़े ने कंधे उचकाए थे। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। मुबर्रम को कान बंद करके जाते देखकर वो मसनूई अफसोस भरे लहजे में बोली थी, डॉक्टर 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 ताहिर प्लीज़ मेरी बात सुने, सिर्फ 2 मिनट, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही डॉक्टर ताहिर इमरजेंसी वार्ड का राउंड मुकम्मल करके बाहर निकले थे, डॉक्टर हानिया उनके पीछे लपकी। वो एक अच्छी, काबिल और जिम्मेदार डॉक्टर थे, इसलिए ताहिर साहब ने उसकी परेशानी भरी आवाज़ सुनकर रुकना मुनासिब समझा। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी डॉक्टर हानिया, बोले क्या बात है? हानिया ने घबराहट से पहलू बदला, फिर नज़रें झुकाते हुए बोली, दरअसल मुझे आपसे ड्यूटी टाइमिंग के बारे में बात करनी है। ये वही बात थी जिसके लिए मुबर्रम उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। हानिया ने आखिरकार हिम्मत करके कह ही दिया था।
डॉक्टर ताहिर ने थोड़ा सा बनू में चढ़ाई, जैसे वे इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। हानिया ने बात को वाज़ेह करते हुए कहा, डॉक्टर ताहिर, मैं अपने फ्लैट में अकेली रहती हूँ और नाइट ड्यूटी के बाद जब सुबह 5 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। उस वक्त सड़कें सुनसान होती है और मुझे टैक्सी हायर करना पड़ती है। इस दौरान ना सिर्फ मुझे कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, बल्कि लोग मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें भी करने लगे हैं। मैं नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहती, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे दिन की शिफ्ट में तब्दील कर दे, वरना मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। आखिरी जुमला अदा करते हुए हानिया की आवाज़ में थड़थड़ाहट नुमाया थी। उसने दिल ही दिल में मुबर्रम को खूब कोसा था, जिसने उसे अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया था। डॉक्टर ताहिर चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर हानिया, मैं समझ सकता हूँ। हम किसी और को नाइट शिफ्ट में रख देंगे और आपको दिन की शिफ्ट दे दी जाएगी। जल्दी ही आपको इत्तला दे दी जाएगी। आप परेशान ना हो और आपको इंशाल्लाह जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। हानिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी लहर दौड़ गई। कम से कम डॉक्टर ताहिर ने उसकी बात को अहमियत दी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगरचे मुबर्रम के इसरार पर वो ये कदम उठा रही थी, मगर सच ये था कि खुद भी वो अंदर से बुरी तरह डिस्टर्ब थी। अस्पताल की उकबी लॉन में बैठा मुबर्रम मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमाए खामोशी से कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी बात पर बेचैन है। हानिया से बात करने के लिए आज फिर वो उसके पीछे अस्पताल आ गया था। हानिया ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाए, जैसे खुद को समझाकर उसके पास आई हो। वो आहिस्तगी से उसके करीब फासले पर बैठे तो मुबर्रम ने उसे नज़र भर कर देखा। मैंने बात कर ली डॉक्टर ताहिर से, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, बस कुछ दिन की बात है। हानिया की आवाज़ में थकन भी थी और नरमी भी, और एक लम्हे के लिए जैसे उसकी आंखों में कुछ नरम सा तासुर था। क्या कहा उन्होंने? मुबर्रम का लहजा मध्यम मगर फिक्र भरा था। हानिया ने निगाह उठाकर मुबर्रम की हसीन गलाफी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस ली। मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी मेरी ड्यूटी दिन में लगा दी जाएगी। मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा उन्हें। हानिया की बात पर मुबर्रम ने जैसे सुकून की गहरी सांस ली, जैसे उसके कंधों पर रखा बोझ कुछ हल्का हुआ हो। यही तो मैं कह रहा था तुमसे, तुम अकेली हो। उस वक्त के सफ़र में 1000 मसले हो सकते हैं। मैं कभी पहुंच पाता था और कभी नहीं। तुमसे लाताल्लुक तो नहीं रह सकता ना। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें लेकर बात बनाए। हानिया ने नज़रें चुराई। उसके अल्फाज उसे किसी हद तक तकलीफ भी दे रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी। तभी बेइतनाई से बोली, मैंने सिर्फ इसलिए बात नहीं की थी कि तुम कह रहे थे। मुझे खुद भी बहुत बोझ लगने लगा था और तुमसे रोज़ इसी बात पर तो बहस होती है। मुबर्रम ने उसके चेहरे पर निगाह टिका दी। इस चेहरे ने तो मुबर्रम रज़ा को दीवाना बना रखा था। तुम जानती हो हानिया, तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें यूँ परेशान देखकर मुझे भी सुकून नहीं आता। मुबर्रम की आवाज़ में एक दबे लफ्ज़ों में इजहार था। हानिया ने सर झुका ली। उसके दिल में जैसे कोई रुका सा जज्बा सिरकने लगा था, मगर अल्फाज अभी लबों पर नहीं आए थे। मुबर्रम की बातें उसे बेचैन कर देती थी। तभी वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आज मुझे जल्दी पिक कर लेना, मैं इंतज़ार करूँगी। बस इतना ही बोली थी और पलटने लगी। हानिया, उसकी पुश्त पर मुबर्रम की आवाज़ पड़ी। वो रुक गई। अब तुम सिर्फ खुद को मत देखो, कभी मुझे भी अपनी फ़िक्र में शामिल कर लिया करो। हानिया ने पलट कर नहीं देखा, मगर उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि उसके दिल में मुबर्रम के अल्फाज गूंजने लगे थे। वो तब तक वहीं बैठा रहा जब तक वो अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में नहीं चली गई थी। हानिया सज्जाद हैदर और नुमेरा की इकलौती बेटी थी। नमीरा और बाकी रज़ा सगे बहन भाई थे। बाकर रज़ा और शहला के 2 बच्चे थे।
मुबर्रम और अली से, जिनकी अपनी अपनी राहों पर मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ रही थी। हानिया हाल ही में MBBS मुकम्मल करके डॉक्टर बनी, क्योंकि उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका ख्वाब उसने बचपन से देखा था। मगर उसकी ज़िंदगी में एक शख्स ऐसा था जिसे वो बर्दाश्त तक नहीं कर सकती थी, मुबर्रम रज़ा। ऐसा नहीं था कि मुबर्रम में कोई कमी थी, वो अपने ख़ानदानी बिजनेस को नहायत कामयाबी से संभाले हुए था। पुरकशिश शख्सियत, शानदार गुफ्तगू और धीमा मजाज, वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। लेकिन अफसोस, वो जिसे चाहता था वो हानिया सज्जाद थी, जो ना सिर्फ उससे लाताल्लुक़ थी बल्कि उससे नापसंद भी करती थी। सज्जाद हैदर, जो हानिया के मजाज से बाखूबी वाकिफ़ थे, जानते थे कि वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी किसी फैसले को कबूल नहीं करेगी। मगर वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता मुबर्रम से तय करना पड़ा। और यही वह लम्हा था जब हानिया को मुबर्रम से सख्त किस्म की चिढ़ हो गई थी। उसके इंतहाई मोहब्बत करने वाले माँ बाप ने उसकी रजामंदी के बगैर उसका हाथ मुबर्रम के हाथ में थमा दिया था। हानिया हर वो काम करती जो मुबर्रम को नापसंद होता। वो खुद भी अनजान थी, समझ नहीं आता था कि वो मुबर्रम से खार क्यों खाती है, जबकि वो तो उसके पीछे दीवाना था। उसकी ज़िंदगी बेहद हसीन और पुरसुकून गुजर रही थी। मुबर्रम के साथ के जब भी सामना होता, उसकी खट्टी मीठी तकरार से सब घर वाले महफूज होते हैं, जबकि सब मुबर्रम की तरफ जारी करते हैं कि वो मुंह बना कर रह जाती है। ना कहीं उसके दिल में ये बात थी कि सब लोग उससे ज़्यादा मुबर्रम से प्यार करते हैं, मगर कभी उसने इस बात को सर पर सवार नहीं किया था। उसके माँ बाप का प्यार उसकी कुल कायनात था। बाकर रज़ा और शहला की आज के दिन फ़्लाइट थी। वो उम्रे के लिए खूबसूरत सफ़र पर रवाना हो रहे थे। वो मुबर्रम और अलीज़े के साथ उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मोहब्बतों और दुआओं के साए तले उन्हें रुखसत करते हुए वो आंखों की उदासी और नमी नहीं छुपा पा रही थी। उसे सब रिश्ते बेहद अजीज थे। उसकी पुरसुकून जिंदगी में पहला पत्थर तब उन पर गिरा जब उसे जॉब करते हुए 1 महीना हो गया था। उसकी सैलरी का दिन था। उसे सैलरी मिलने की बेहद खुशी थी। अब मेहनत की कमाई अपने हाथों में देखकर वो खुशी से पागल हो रही थी। उसकी आंखों ने बेतहाशा ख्वाब बुन लिए थे। वो उन लोगों में से थी जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उसे जिंदगी में सब कुछ मिला था, बस आज वो खुश थी कि वो अपने पैसों से अपने माँ बाप के लिए अपनी मर्जी की चीज़ें लेगी। अब्बू के लिए उनकी फेवरेट वॉच और अम्मी के लिए उनकी फेवरेट कलर का सूट, और फिर रात को वो उनके साथ कैंडल लाइट डिनर करेगी। उसने सब सोच लिया था। तभी उसके नंबर पर कॉल आने लगी थी। कोई अनजान नंबर था। उसने कॉल अटेंड की थी। अगले ही पल दूसरी तरफ की बात सुनते उसके हाथों से मोबाइल गिर चुका था। उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। दिल जैसे सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने के बजाय साकित हो चुका था। दिमाग सुन्न, वजूद बेहिस और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। किसी न किसी तरह वो खुद को संभाल कर टैक्सी में बैठी और अस्पताल का पता बताया। सफ़र कितना तवील था वो नहीं जानती। सड़क के दोनों तरफ से गुजरती रोशनियों ने आंखों में जैसे धुंध भरी थी। अस्पताल के गेट पर कदम रखते उसके दिल ने एक आह भरी। उसने कांपती आवाज़ में रिसेप्शन पर पूछा था, इमरजेंसी वार्ड, रूम नंबर 3। नर्स ने मुख्तसर जवाब दिया और हानिया बिना कुछ सुने भागती हुई अंदर की तरफ दौड़ी। इमरजेंसी वार्ड की सफ़ेद रोशनियों में हलचल के बावजूद उसे एक अजीब सा सन्नाटा था। रूम नंबर 3 के दरवाजे के सामने वो जैसे पत्थर की हो गई। उसने तड़प कर शीशे की खिड़की से अंदर झांका। उसकी माँ के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा खून से लथपथ, आंखें बंद। पापा को ऑक्सीजन लगी हुई थी। डॉक्टरों की टीम उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। मामा, पापा आने के बाद जैसे उसके हलक में दम तोड़ गए। उसके घुटने ज़मीन से टकराए और वह वहीं बैठती चली गई।
उसी लम्हे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी तो सामने मुबर्रम रजा खड़ा था। उसकी आंखों में हानिया के लिए बेपनाह दर्द था। चलो उठो हानिया, ऐसे मत बैठो, खुद को मजबूत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस टूटना मत हानिया। हानिया ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनसे कभी उसे नफरत महसूस होती थी, आज उनमें बेलौस मोहब्बत और सच्चाई नजर आ रही थी। वो टूट कर बिखरती उसके सीने से लगी रोती चली गई। मुबर्रम ने उसे रोने दिया था। वो खुद भी तो बहुत अकेला पड़ गया था। घर पर अलीज़े और यहाँ हानिया को संभालना उससे बेहद मुश्किल लग रहा था। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कोट में मलबूस डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर अफसोस की लकीर वाज़ेह थी। वो खुद डॉक्टर थी। उसके सामने रोज़ कई लोग जिंदगी की बाजी पल भर में ही हार जाते थे, मगर आज उसे लगा वो मर जाएगी। वो खुद एक डॉक्टर थी। हर रोज़ कई जिंदगियाँ उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाती और कई मौत को हरा कर फिर से जी उठते थे, मगर आज ये अल्फाज जैसे उसे पत्थर कर देने वाले थे। उसके दिल से शिद्दत से दुआ निकली थी कि डॉक्टर कोई ऐसी खबर ना दे जिसे सुनना उसके बस में नहीं था। कौन है मरीज़ के लवाहकीन? हानिया एक झटके से खड़ी हुई। मैं हूँ उनकी बेटी। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। जैसे अल्फाज कहना उसके लिए भी आसान नहीं था। हमने पूरी कोशिश की, मगर अफसोस आपके वालिद मौका पर ही जानवर न हो सके और आपकी वालिदा अभी कोमा में है। हालत नाजुक है, आप दुआ करें बस। हानिया की दुनिया जैसे रुक गई। साकन और बेसुध दिल की धड़कन जैसे सीने में घुटने लगी। उसके लब हिले मगर आवाज़ न निकल सकी। पापा, बस यही लफ्ज़ निकला और उसके साथ ही वो मुबर्रम के सीने से जा लगी, जैसे उसकी हिम्मत वही ख़त्म हो गई हो। मुबर्रम ने उसे संभाल लिया, मजबूत बाजुओं में समेट कर, मगर हानिया का दुख इस कदर बड़ा था कि वो संभाले नहीं संभल रही थी। 2 दिन बाद उन पर दोहरे कर्ब का पहाड़ टूट पड़ा था। नुमेरा की सांसों की डोर भी आखिरकार टूट गई थी। हानिया की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो हंसता बसता घर जो माँ बाप की मोहब्बत से आबाद था, एक लम्हे में वीरान हो चुका था। वो रिश्ते जिनके बगैर जीना उसने कभी सोचा भी ना था, हमेशा के लिए मनो मट्टी तले सो चुके थे। जब बाकर और शहला उम्रे से 1.5 माह बाद वापस लौटे तो हानिया शहला के गले लगकर इस तरह फूट फूट कर रोई कि सारा घराना अब दीदा हो गया। वो दुख, वो तन्हाई, वो बेबसी, सब कुछ आंसुओं की सूरत बह निकला था। शहला और बाकर रजा ने भी उसे बेटी से बढ़कर चाहा, उसका हर लम्हा ख्याल रखा। हानिया को माँ बाप जैसा प्यार दिया ताकि वो इस सदमे से आहिस्ता आहिस्ता निकल सके। मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा दिल पर सबत रहते हैं। न जाने दिल में कैसा तूफान उठा था कि वो किसी की सुनने को तैयार न थी। जिद ऐसी पकड़ी कि किसी सूरत इन लोगों के साथ रहने पर आमादा नहीं हो रही थी। बस एक ही बात थी कि जो उसकी ज़ुबान पर बार बार आ रही थी, मैं अपने मामा पापा के घर में रहूँगी, वहीं जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वहीं जहाँ पर दीवार हर गोशा मेरी यादों से आशना है। सब ने बहुत समझाया, दिलासे दिए, मगर उसके दिल का मौसम किसी की बात से ना बदला। आखिरकार बाकर खान ने बेबसी से इजाज़त दी थी, लेकिन मुबर्रम रजा वो तो जैसे इस फैसले से अंदर ही अंदर टूट गया था। वो हानिया को तन्हा छोड़ने के हक में नहीं था। उसे सुनसान घर में अकेले रहने देना उसके बस से बाहर था। मगर हानिया, वो तो खामोशी से अपना सामान समेट चुकी थी, फैसला कर चुकी थी। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। आखिर उसकी जिद ने सबकी मोहब्बतों को हरा दिया था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत से टकरा कर एक अजीब सा सुर पैदा कर रही थी, जैसे फिजा भी उसकी तन्हाई का नोहा गा रही हो। हानिया खिड़की के पास खड़ी खाली नज़रों से बारिश को तक रही थी। घर के हर गोशे से उसे मामा की पुकार, पापा की हंसी और उनकी शफकत भरी सरगोशियाँ सुनाई देती थी। ये घर जिसकी हर ईंट में उसका बचपन दफन था,
وہ لوٹ تو آئی تھی مگر وہ سب کچھ جو اس گھر کو گھر بناتا تھا وہ سب کہیں کھو چکا تھا۔ دن بھر کی خاموشی کے بعد شام اترنے لگی تھی اور اس کے آنسو وہ تو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تنہائیوں سے گہرا نگلنے لگی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی مگر ہانیہ صحن میں کھلے آسمان تلے بے سدھ بیٹھی تھی۔ پانی میں بھیگتی اس کی چادر، اس کے کپڑے اس کے وجود کی طرح بوجھل ہو چکے تھے مگر وہ وہیں بیٹھی رہی، بے حس بے بس، جیسے خود کو سزا دے رہی ہو۔ وہ جانتی تھی اسے بارش سے بخار ہو جاتا ہے۔ کبھی ماما چلاتی تھی، ہانیہ اندر آؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ کبھی پاپا پیار سے اس کی پیشانی چھوتے اور اسے کمبل میں لپیٹ لیتے تھے مگر آج کوئی نہیں تھا جو اسے آواز دیتا، جو اس کی بھیگی زلفیں سمیٹتا، جو اس کے سرد ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھام لیتا۔ وہ اکیلی تھی، مکمل طور پر اکیلی۔ بوندیں اس کی پلکوں سے ہوتی ہوئی چہرے پر گرتی مگر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچانک صحن کے دروازے کی چٹک کے ساتھ ایک قدموں کی چاپ سنائی تھی اور اگلی لمحے مبرم لذا تیزی سے بارش میں چلتا اس کے قریب آیا۔ ہانیہ، اس کے لہجے میں تڑپ، گھبراہٹ، بے چینی اور ایک عجیب سا درد تھا۔ اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کھاری ہوئی ہانیہ لگ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سسکی تھی۔ مبرم نے بے اختیار اس کے بھیگے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ بہت فرق پڑتا ہے، تبھی تو سب چھوڑ کر بھاگا چلا آیا ہوں۔ تم نہیں جانتی، تمہارے ہر آنسو کا وزن میرے دل پر پڑتا ہے۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ چلو اندر چلو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہانیہ کی ہچکی بند گئی۔ بہت اچانک سے وہ سب بھلائی اس کے سینے سے لگ گئی، بے اختیار، جیسے برسوں سے یہی کندھا ڈھونڈ رہی ہو۔ میں تھک گئی ہوں مبرم۔ ماما پاپا کی یادیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اور مبرم نے اسے خود میں چھپا لیا۔ بارش کی بوندیں ان دونوں پر برس رہی تھی مگر ان لمحوں میں وہ ایک دوسرے کی پناہ بن چکے تھے۔ اس نے بڑی نرمی سے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا اور دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ٹوٹ چکی ہو مگر اب میں ہوں نا، ہر درد کو اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بے اختیار دو قطرے ٹپک پڑے مگر اس بار وہ دکھ کے نہیں، محبت کے آنسو تھے۔ مجھے بھی چھوڑ کر مت جانا مبرم، وہ بامشکل بولی۔ مبرم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں جاؤں گا، خود کو ہر فکر سے آزاد کر دو ہانیہ، تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں۔ اچانک مبرم نے اس کا ماتھا چوم لیا، ایک ایسا بوسہ جو تحفظ، محبت اور عہد کا مظہر تھا۔ تم میری دنیا ہو ہانیہ، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بارش، یہ لمحہ اور تم سب میری باہوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائیں۔ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی سانسوں کی گرمی ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ لمحے تھم گئے، وقت رک سا گیا۔ ہانیہ نے پہلی بار اپنی مرضی سے اس کی باہوں میں بنا لی تھی اور آنکھیں موند لی تھی۔ گہری سانس بھرتی وہ جیسے ماضی کی گرد سے نکلتی تھکی تھکی سی تھی۔ 3 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مبرم نے جس طرح اسے سنبھالا تھا اس کی محبتوں کی مقروض تھی مگر نہ جانے کیوں وہ جب سامنے آ جاتا تو دل بغاوت پر اتر آتا تھا۔ اسے کسی کی محبت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ مبرم سے محبت ہونے کے باوجود اس کا ساتھ قبول نہیں کر رہی تھی۔ مبرم کی ضد کے آگے وہ کبھی کبھی ہار جاتی تھی۔ جب بات اس کی بھلائی کی ہوتی تھی تو وہ کم ہی اس کی سنتا تھا۔ اس کی کوشش سے آج اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اسے دن کے اوقات میں کام کرنا تھا۔ وہ ابھی ایمرجنسی وارڈ کا راؤنڈ لے کر آئی ہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے آواز دی، ڈاکٹر ہانیہ، آپ کو ڈاکٹر ریحان نے اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر
आहिस्ता से सर हिला कर रह गई थी। कदम बेदिली से उठते हुए डॉक्टर रेहान के कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। कोई काम था तो राउंड के टाइम बात कर लेते, वही सोच के तहत उलझी सी थी। अब तक उसका डॉक्टर रेहान बाजवा से ज़्यादा आमना सामना नहीं होता था। डे और नाइट शिफ्ट की तकसीम ने उनके दरमियान फासला रखा था, मगर अब उसे उन्हीं के साथ उनकी टीम में काम करना था। और सच तो ये था कि डॉक्टर रेहान उसे कभी कुछ खास पसंद नहीं आए थे। 35 साल खूबरू और पुरकशिश पर्सनैलिटी के साथ वो सब में बहुत नुमाया थे, मगर न जाने हानिया को उनका देखना ना सख्त नागवार गुजरता था। उनके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर चली आई थी। उसे देखते ही डॉक्टर रेहान के लब मुस्कुराए थे, जैसे उनके दिल की कोई मुराद भर आई हो। वो पूरे एतमाद से उनके सामने बैठी थी। डॉक्टर रेहान की नज़रें उसके चेहरे पर भटक रही थी, मगर लबों पर कोई और बात थी। डॉक्टर हानिया, ये केस फाइल देखी आपने? डॉक्टर रेहान की गहरी धीमी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो झिझकी नहीं, नज़रें मिलाकर बोली, जी मैंने पढ़ ली है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुसलसल लो है। मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर पर ड्रिप्स चेंज करनी चाहिए। उसे चंद लम्हे देखते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हूँ, फिर हौले से सर हिलाया। ठीक है, आपकी अप्रोच ठीक लग रही है। ये पहली बार था कि उसने उसे खुले दिल से सराहा था, मगर हानिया के चेहरे पर कोई खुशी या मुस्कुराहट नहीं थी, बस पेशावराना संजीदगी थी। बस या कोई और बात थी? बोलते हुए बोली थी। डॉक्टर रेहान ने सर नफ़ी में हिलाया तो वो उनके कैबिन से जल्दी से निकल गई थी। डे शिफ्ट का अख्ताम हुआ तो वार्ड में हल्की खामोशी छा चुकी थी। वो अपना स्टैथू उसके साथ रखकर फाइलें समेट रही थी कि अचानक डॉक्टर रेहान की आवाज़ फिर सुनाई थी। डॉक्टर हानिया, आप हमेशा इतनी सख्त और मोहतात क्यों रहती हैं? हानिया ने पलट कर उसे देखा तो उसके बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे। वो घबरा कर एकदम फासले पर हुई तो कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर उसने हौले से कहा, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मुझे किसके साथ किस तरह पेश आना है, इसलिए मैंने खुद को सख्त बना लिया है। आप प्लीज़ मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर ना करें। इस बात की इजाज़त मैं किसी को नहीं देती। डॉक्टर रेहान की नज़रें जैसे लम्हा भर को उसके चेहरे पर ठहर गई। वो बेहद संजीदा थे। ये लड़की जितनी हसीन थी उतनी ही पत्थर दिल और कठोर थी। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हानिया पहले अपना कोट उठा चुकी थी। गुड नाइट डॉक्टर, ये कहकर वो वार्ड से बाहर निकल गई और डॉक्टर रेहान वहीं खड़े खामोशी से उसकी पुश्त को तकते रहे। उनके चेहरे पर एक अनजाना एहसास था, शायद तजस्सुस या शायद कुछ और। वो हर हाल में उसकी ज़ात में खुद को देखना चाहते थे। कोई बात नहीं, कब तक दूर भागोगी? आओगी तो मेरे पास ही ना। वो मुस्कुराकर उसके कैबिन से निकले थे। हानिया अगर उनके इरादे जान लेती तो कभी बहस में न पड़ती। आज मुबर्रम उसे लेने आए तो अलीज़े भी साथ थी। गाड़ी में मुबर्रम के बराबर बैठती उसने जैसे गहरी सांस ली थी। मुबर्रम ने उसे बगौर देखा। वो थकी थकी सी थी। तभी अलीज़े बोल उठी थी, डॉक्टर हानिया, आज मैं आपको साथ ले जाने आई हूँ। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज और रात को घूमने भी जाएंगे। बस इनकार नहीं करेंगी आप? हानिया ने बेबसी से मुबर्रम को देखा, मगर वो लापरवाही से कंधे झुका गया। थकावट के बावजूद उसने सर असबात में हिलाया तो अलीज़े चहक उठी थी, जबकि मुबर्रम मुस्कुरा कर रह गया। इस सरफिरी लड़की के इतनी जल्दी मान जाने पर वो हैरान हुआ था, मगर जो भी था हानिया घर आने के लिए मान गई थी। यही बहुत बड़ी बात थी। सफ़र के दौरान वो खामोशी रही थी। अलीज़े की छोटी छोटी बातों का जवाब अलबत्ता वो मुस्कुरा कर देती। मुबर्रम को अपनी अपनी सी लगी थी। शहला के गले लगते वो खुद पर ज़ब्त खो बैठी थी। ममता की मीठी ठंडी खुशबू अपने अंदर उतारती जैसे वो इसी सुकून की तलाश में थी। हानिया मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाती इस घर में? तुम इस घर का फर्द हो बेटे। शहला उसके ब्राउन बालों को संवारती मोहब्बत से बोली तो हानिया सर झुका गई। मुझे थोड़ा और वक्त दें फूफो, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी, उसने ज़ब्त से कहा था, मगर लहजा बेहद नरम ही था।
मुबर्रम मजीद कोई बात सुनने पलट गया था। वो मुस्कुरा भी सकी थी। मुबर्रम का यूं चले जाना उसे बहुत खुला था। शहला ने उसके बाल मोहब्बत से संवारे। इस घर में सिर्फ तुम्हारी कमी है हानिया, शहला बेगम ने धीमे लहजे में कहा। उनकी आवाज़ में एक माँ जैसी अपनायत थी। तभी एलिज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे और आपकी फ़िक्र हमें हर पल रहती है, सिर्फ उन्हें नहीं हम सबको भी। हानिया का दिल जैसे लम्हे भर को ठहर गया। उसने बेख्तियार शहला बेगम की तरफ देखा, मगर उनकी बातों के साथ उसे वो लम्हा शिद्दत से याद आया जब वो मुबर्रम के बेहद करीब आ गई थी। इतनी करीब कि उसकी सांस से धड़कन और वजूद एक पल को मुबर्रम के लफ्ज़ से जा मिले थे। उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया, रंगत उड़ सी गई थी। अगर उस लम्हे मुबर्रम ने उसे देख लिया होता तो शायद वो सब कुछ जान जाता। दिल की बेचैनी, शर्मिंदगी और उलझन ने उसे गुमसुम कर दिया। शहला बेगम ने मोहब्बत से उसके गाल पर होले से थपकी थी, जैसे उसकी कैफियत महसूस कर ली हो। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। भूख लग गई होगी मेरी बच्ची को। ये बेलौस मोहब्बत हानिया के दिल को छू गई। ऐसी चाहत जिसमें ना कोई गर्ज थी ना कोई शर्त, सिर्फ अपनायत, एहसास और खालिस खलूस था। शैला बेगम के जाते ही हानिया खिड़की के पास जा खड़ी हुई, जबकि एलिज़ा खामोशी से बाहर निकल गई थी। बाहर शाम ने खामोशी ओढ़ ली थी। आसमान पर हल्की हल्की सी स्याही फैल चुकी थी। थकावट के बावजूद उसे यहाँ आकर सुकून सा मिला था। उसे अपने दिल की कैफियत बदलती महसूस हो रही थी। मुबर्रम, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, उसकी खामोशी, उसकी मोहब्बत उसके दिल में कहीं घर कर रही थी। क्या वो वाकई सब कुछ जान गया था या महज वो लम्हा उसका वहम था? हानिया ने इसी खामोशी से आंखें मूंद ली थी। सबके मना करने के बावजूद आज वो अस्पताल आ ही गई थी। एलिज़ा ने आधी रात तक उसे अपने साथ जगाए रखा था और खुद सुबह तक सो रही थी। एलिज़ा की खट्टी मीठी बातों ने उसे हल्का फुल्का सा कर दिया था। अस्पताल के आगे मुबर्रम ने जब गाड़ी रोकी तो वो खामोशी से बाहर निकलने लगी, मगर उस लम्हे उसने हानिया का हाथ थाम लिया, एक अपनायत भरी नरमी के साथ। हानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे ये लम्स उसे किसी गहरे एहसास में ले गया हो, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस बार उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बस खामोश नज़रों से मुबर्रम को देखती रही। मुझे लग रहा है जैसे कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुबर्रम की आवाज़ मध्यम मगर फिक्र से भरी हुई थी। अगर कोई ऐसी बात हो जो तुम समझती हो कि मुझे मालूम होनी चाहिए तो हानिया मुझे बता दो। तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव, तुम्हारी खामोशियाँ, ये सब कुछ मुझे बहुत कुछ बता जाते हैं बगैर तुम्हारे कहे। हानिया की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गई। लम्हे भर के लिए दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। फिर उसने नरमी से अपना हाथ मुबर्रम के हाथ से छुड़ा लिया था। छुड़ाया ज़रूर, मगर वो लम्हा उसके दिल में कहीं नक्श कर गया। मुबर्रम का उसकी इतनी फिक्र करना उसे अंदर से कमज़ोर कर रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और शीशे पर हल्का सा झुकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मुबर्रम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी बात ने परेशान नहीं किया। अगर कभी कुछ हुआ तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, वो धीरे से बोली, जिसे अल्फाज भी तोल कर कह रही हो। बस आज ज़रा जल्दी आ जाना, मुझे पिक कर लेना, कब्रिस्तान जाना है। मुबर्रम ने सर इस बात में हिला दिया। ठीक है, आ जाऊंगा। और कोई हुक्म? वो शरारत से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। हानिया यकदम उसकी बदलती नज़रों से घबरा सी की। नज़र चुराकर तेज़ी से रुख मोड़ लिया। नहीं, बस लेट मत होना। मुबर्रम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रह गया, जैसे उसकी हर बात, हर अदा उसके दिल में कहीं जगह बना रही हो। हानिया दवा लेने नर्सिंग काउंटर से वापस आ रही थी जब उसका गुजर वार्ड में हुआ। अचानक डॉक्टर रेहान सामने खड़ा। वार्ड एकदम सुनसान थी। ऐसे में हानिया ने अचंभे से डॉक्टर रेहान की जानिब देखा। उनका यूँ सरेआम रास्ता रुक उसे बुरी तरह खुल उठा। इस तरह की हरकत की उम्मीद उसे उनसे हरगिज़ नहीं थी। अरे हानिया,
اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا آپ کا کام ختم ہو گیا ہوگا اور آپ اپنی کیبن میں ہوں گی۔ میں آپ کے کیبن کی طرف ہی جانے والا تھا، ڈاکٹر ریحان نے مصنوعی نرمی سے کہا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہو گئی۔ اس کے تاثرات کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا۔ تبھی وہ بے رخی سے بولی، میں ڈیوٹی پر ہوں، ابھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کی فائلز دیکھنی ابھی باقی ہیں، آپ پلیز مجھے راستہ دیجیے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو ریحان ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے بازو کو نرمی سے چھونے کی کوشش کی۔ ہانیہ فوراً بدک کر 2 قدم پیچھے کو ہٹی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرانگی سے ڈاکٹر ریحان کے چہرے کو دیکھا، جس پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کی حسرت نے ہانیہ کو سہما دیا تھا۔ ڈاکٹر ریحان کا دل اس کی اس ادا پر جیسے مر مٹا تھا۔ ہانیہ کا یہ گریز اسے بھا گیا تھا۔ تبھی وہ بے خودی میں بولا، ہانیہ، تم اس قدر حسین ہو کہ میرا دل اور میری نظریں تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ میں اپنے دل کو کس طرح سنبھالوں؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ دھڑکنے لگتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ ہانیہ، تمہیں یوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تم میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ بس مجھے یقین کرنے دو کہ تم صرف میری ہو۔ ڈاکٹر ریحان کے بے باک انداز نے اس کی جان ہی جیسے نکال دی تھی۔ مبرم اگر سن لیتا تو یقیناً وہ اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کراہت، غصہ اور خوف کے سائے ایک ساتھ ابھر آئے۔ ڈاکٹر ریحان، اس نے سخت لہجے میں پکارا، آپ اپنی حد میں رہیے، یہ اسپتال ہے، آپ کی جاگیر نہیں، اور میں کوئی کھلونا نہیں جس سے دل بہلایا جائے۔ اور پلیز میرے ساتھ آئندہ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ میں آپ کا منہ بھی نوچ سکتی ہوں۔ آپ جانتے نہیں مجھے۔ ریحان کا چہرہ ایک لمحے کو سرخ ہو گیا، مگر وہ جلدی پھر سے مسکرا دیا، ایک زہر آلود مسکراہٹ جو ہانیہ کو سہما گئی تھی۔ تم جتنا انکار کرو گی ہانیہ، میں اتنا ہی قریب آتا جاؤں گا۔ ریحان کی آواز میں سرد لہجہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسے اپنے خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں کا مطلب اور زیادہ ہاں ہوتا ہے۔ تو میرے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی ہو، اور چیلنجز تو مجھے بے حد پسند ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، بلکہ ہلکا سا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، حیرت ہوتی ہے مجھے، اب تک جس لڑکی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا وہ خوشی خوشی میری باہوں میں آ گری، اور تم نہ صرف انکار کر رہی ہو بلکہ میرے دل کی اول خواہش بن چکی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب یقین کر لو ہانیہ، تمہیں حاصل کیے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھنے والا۔ اب تمہارا ہر راستہ، ہر لمحہ میرے وجود سے جڑا ہوگا۔ تم جہاں جاؤ گی میں وہیں ہوں گا۔ تمہاری خاموشی، تمہارا انکار، اب سب کچھ میرے لیے کھیل ہے، اور اس کھیل کی جیت صرف میری ہوگی۔ میں تمہیں ہر حال، ہر قیمت پر پا کر رہوں گا۔ ہانیہ کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر اس بار وہ خوف کے نہیں تھے، وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی چنگاریاں تھیں۔ ڈاکٹر ریحان پلٹ گئے تھے، جبکہ وہ سن ہوتی دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے خود پر ایک انجانی بے بسی طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مبرم کے آنے سے پہلے وہ خود کو نارمل کر لینا چاہتی تھی۔ آنسو بار بار آنکھوں میں بھر آتے تو وہ خود کو بے بس پاتی۔ تبھی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ہانیہ، آواز مبرم کی تھی۔ ہانیہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، چہرے پر مصنوعی سکون لانے کی ناکام کوشش، اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ تم روئی ہو؟ جیسے اس کے چہرے پر نظر پڑی وہ شاکڈ ہوا، اور اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس تھکن ہے تھوڑی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، مگر اس کی آواز کا کپکپانا مبرم کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ہانیہ، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں نہیں پہچانتا؟ تمہارے چہرے کا ہر تاثر، ہر سانس میرے دل سے جڑی ہے۔ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہانیہ نے ایک لمحہ مبرم کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نگاہ جھکا لی۔ وہ خاموش رہی، جیسے زبان بند ہو گئی ہو یا الفاظ زخموں میں الجھ گئی ہوں۔ ہانیہ،
अब की बार मुबरम की आवाज़ में बेचैनी थी। क्या बात परेशान कर रही है हानिया? देखो, जब तक बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। अगर तुम मेरे और अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, मगर मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। हानिया की पलकें लरसी, फिर एक आंसू खामोशी से गाल पर बह गया। यही काफ़ी था मुबरम के लिए। वो गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करते रोड पर डाली थी, मगर हानिया ने फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। मुबरम ने चौंक कर उसे देखा कि उस लम्हे हानिया सजाद अपनी ज़िंदगी से बढ़कर अजीज लगी थी कि वो उसे उसकी मर्जी की खातिर छोड़ने को भी तैयार था। नहीं मुबरम, प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह तुम सोच रहे हो। मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। सुबह बताया था ना, मामा पापा के लिए कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं खुद को बेबस पा रही हूँ। शायद मैं थक गई हूँ और अब तो देर भी हो गई है, जा नहीं पाऊँगी। उसकी आवाज़ रुंध गई और फिर वो आहिस्ता से बोली, मैं बस चाहती हूँ कोई मुझे समझे, मेरे साथ चले, मेरे लिए बस ढाल बने। वो बरम रज़ा उसके लहजे में छुपी हुई बेबसी और कर्ब को अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसके लफ्ज़ों में छुपी परेशानी को वो भांप रहा था, मगर इस परेशानी की जड़ें कहाँ जा रही थी, बस वो ये नहीं समझ पा रहा था। वो बरम ने नरमी से उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हारी ढाल हूँ हानिया, और हमेशा रहूँगा। तुम कहो तो खामोशी से साथ चलूँगा, तुम चाहो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के लिए छोड़ दूँगा। अगर तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करता तो मैं पीछे हट जाऊँगा। तुम हर सूरत आज़ाद हो, खुद को मजबूर मत समझो। मैं तुम्हें कैदी नहीं बनाना चाहता हानिया, तुम्हारा सुकून मेरी पहली तरजीह है। हानिया ने पहली बार उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। एक थकी थकी सी लेकिन दिल के नहा खानों को छू लेने वाली मुस्कुराहट, जैसे सदियों की थकन के बाद किसी ने पहली बार सुकून का सांस लिया हो। फिर वो धीरे से आगे बढ़ी और अपना सर मुबरम के कंधे पर रख दिया। मुबरम एक पल को साकत रह गया। उसे हानिया से इस तरह के एक्ट की उम्मीद नहीं थी। उसकी हैरत ज़्यादा नजरें हानिया के चेहरे पर जमी रही, जैसे वो यकीन ना कर पा रहा कि ये वही हानिया है जो हमेशा से उसे फासले बनाए रखती थी। हानिया की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे किसी ख्वाब से निकल रही हो। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ मुबरम, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। उसने पलकें झुका ली और अपनी उंगलियों की पोरों से मुबरम की आस्तीन को नरमी से थामा। हम घर जाकर बात करते हैं, मुझे मेरे घर ले चलो, वहाँ हम आराम से सुकून से बात करेंगे। एक लम्हे का तौक़ुफ़, फिर उसकी निगाहें मुबरम की आंखों में उतर गई। मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझोगे। और मुबरम को लगा हानिया ने उसे आज ज़िंदगी की नवीद दे दी है। उसका मुस्बत रवैया उसका गमाज़ था। दरवाज़ा बंद होते ही मुबरम ने एक झटके से हानिया का बाजू थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक की गई इस हरकत पर हानिया के कदम लड़खड़ाए, मगर अगले ही लम्हे वो उसके मजबूत बाजुओं के हसार में थी। मुबरम का बाजू उसकी कमर के गिर्द मजबूती से लिपटा हुआ था। वो बहुत करीब था, इतना कि हानिया उसकी धड़कनों की लरज़श अपने वजूद में महसूस कर सकती थी, मगर वो खामोश रही, बगैर किसी मज़ाहमत के। बस नज़रें मुबरम की आंखों में गाड़ दी। उन आंखों में सवाल थे, शिकवे थे और शायद अधूरा एतराफ़ भी। तुम आखिर चाहती क्या हो हानिया? मुबरम की आवाज़ भारी थी, जज्बात से बोझल और बेकरारी से लबरेज। मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करती, और जब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या मैं तुम्हारी परेशानी की वजह हूँ, तो तुम मेरे करीब आकर मेरे जज्बात को मज़ीद भड़का देती हो। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, तुम क्या चाहती हो आखिर? मेरा सब्र, मेरा दिल, या मेरा मुकम्मल बिखर जाना? हानिया की आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस वो यूं ही मुबरम की आंखों में देखती रही। शायद वो जो कहना चाहती थी अल्फाज में नहीं, बस खामोशी में कहना चाहती थी। मुबरम ने उसके चेहरे के करीब आकर आहिस्तगी से कहा, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो यूं मेरे करीब आकर मुझे टूटने पर मजबूर मत करो हानिया, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लम्हे को हानिया की पलकें लरसी, फिर उसने आहिस्तगी से अपना चेहरा मुबरम के सीने से लगा दिया।
مجھے خود بھی نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں، مگر جب تم دور ہوتے ہو تو بہت اکیلی ہو جاتی ہوں، پاس ہوتے تو سب مکمل لگتا ہے، لگتا ہی نہیں زندگی میں تمہاری کمی ہے۔ کیا کروں میں مبرم؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ مبرم نے آنکھیں بند کر لی، جیسے دل کی دھڑکنیں خاموشی سے اس کے لفظوں پر لب بہ کہہ رہی ہو۔ بہت سارا وقت، بہت سے لمحے دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ ہانیہ اب بھی مبرم کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کی حرارت، دل کی دھڑکن اور بازوں کی پناہ نے اسے پل بھر میں تھکن سے آزاد کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ریحان کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ لمحہ ساکت تھا لیکن جذبات بے چین۔ مبرم نے اپنی سانس روکتے ہوئے آہستگی سے ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہانیہ، اس کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو کھونا نہ چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اب مجھ پر بھروسہ ہونے لگا ہے؟ ہانیہ نے اس کے سینے پر چہرہ دباتے ہوئے پل بھر کو آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے بعد دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید ہونے لگا ہے، لیکن میں اب بھی ڈرتی ہوں مبرم، بہت ڈرتی ہوں ٹوٹنے سے۔ اس کے الفاظ لرزتے ہوئے نکلے تھے، جیسے ایک اعتراف ہو، جیسے دل کے دروازے پہلی بار کھلنے لگے ہوں۔ مبرم نے نرمی سے اسے خود سے ذرا الگ کیا، مگر قربت ویسے ہی رہی۔ ان کے درمیان اب صرف سانسوں کی گرمی تھی۔ اس نے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا ہانیہ، تم میری ہو، میری ذمہ داری ہو۔ تمہاری ہر کمزوری، ہر خاموشی، ہر آنسو اب میرا حصہ ہے۔ ہانیہ کی پلکیں لرزی، آنکھوں میں ایک چمک سی جاگ اٹھی، دل کی بات لبوں پر آ گئی تھی۔ اتنی شدت سے کیوں چاہتے ہو مجھے؟ مبرم نے نرمی سے اس کی نم پلکوں پر لب رکھے تھے، کیونکہ تم صرف میرے دل کی نہیں، میری دعا کی بھی آخری حد ہو۔ تم وہ سکون ہو جسے میں برسوں سے چاہ رہا تھا، اور اب جب پا لیا تو دنیا سے لڑنے کو بھی تیار ہوں۔ پھر بہت آہستگی سے مبرم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو لفظوں سے کہیں زیادہ کہہ گیا۔ ہانیہ کے لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی پلکیں موند کر دوبارہ اس کے سینے سے لگی۔ پھر وعدہ کرو کہ کبھی چھوڑو گے نہیں، کبھی بدلو گے نہیں۔ مبرم نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر کہا، یہ زندگی تمہارے ساتھ جینے کے لیے مانگی ہے۔ اب تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تبھی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جاؤ، پھوپھو تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مبرم نے مسکرا کر اس کے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا۔ مجھے تو صرف اس لمحے کی پڑی ہے، وہ جس لمحے میں بس تم میرے ساتھ ہو۔ تم نہیں جانتی ہانیہ، تم نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میری محبت کو قبولیت بخش کر میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری محبت نے تمہارے دل میں گھر کر لیا۔ ہانیہ کا گلابی چہرہ دہک رہا تھا، تبھی اس نے شرماتے ہوئے مبرم کو ہلکا سا دھکا دیا۔ اب جاؤ بھی، پھوپھو انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سرشار سا اٹھا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈالتا فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈور لوک کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس مبرم اور اس کی قربت کے حسین خواب تھے۔ ہانیہ اپنی فائلز لے کر کیبن میں آ بیٹھی تھی۔ آج کافی ٹائم ہو گیا تھا، مبرم اسے ابھی تک لینے نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مبرم کو ناراض کر کے وہ جیسے اب خود بے سکون ہو جاتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور وارڈز کے باہر بھی ہو کا عالم تھا۔ تبھی اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ریحان سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ اتنی رات گئے اکیلی؟ وہ زہر کھند لہجے میں بولا۔ نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی بدن تک جا پہنچی تھی۔ ہانیہ نے چونک کر ایک قدم پیچھے کیا۔ راستہ دیجیے، مجھے جانا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد کرخت ہوا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ اتنی جلدی کس بات کی؟ اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر ہانیہ کے فرار کی تمام راہیں بند کر گیا۔ ہانیہ، مان کیوں نہیں جاتی؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم کیوں مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تمہارے اس چہرے نے مجھے بہت بے چین کر دیا ہے۔ ہانیہ نے لب بھینچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈاکٹر ریحان، آپ حد پار کر رہے ہیں۔
یہ میری زندگی آپ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں واضح نفرت تھی۔ تبھی ڈاکٹر ریحان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہانیہ نے فوراً جھٹک دی اور انہیں دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ چھوڑیے مجھے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ اگر ایک قدم بھی اور آگے بڑھے تو میں سب کو بتا دوں گی، آپ کی حقیقت کھول کر رکھ دوں گی۔ ریحان کے چہرے پر ایک لمحے کو سیاہی چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے زبردستی ہانیہ کی کلائی پکڑ لی۔ تم جتنا انکار کرو گی اتنا ہی میرا جنون بڑھے گا، تم میری ہو کر رہو گی۔ اس کے لہجے میں جنون اور خباثت تھی۔ ہانیہ نے پوری قوت سے اس کے سینے پر دھکا دیا اور نفرت سے پھنکاری۔ آپ جیسے مرد صرف خوف اور زبردستی کی محبت سمجھتے ہیں، مگر میں کمزور نہیں ہوں۔ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاؤں گی، سمجھے آپ؟ دروازے کے قریب سے نرس گزری۔ ہانیہ نے فوراً اسے آواز دی۔ ڈاکٹر ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہانیہ نے کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ سب دیکھ لیں گے ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ ہانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر اگلے لمحے اس نرس کو اشارہ کرتی اس کی ہمراہی میں باہر نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر ریحان نے بے بسی سے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ آج کے پیش آئے واقعے نے ہانیہ کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ سڑک کنارے خاموشی سے کھڑی وہ بے بسی کی ایک زندہ تصویر بن چکی تھی۔ آنکھوں میں خوف، چہرے پر ہوائیاں اور قدموں میں لرزش تھی۔ اگر اس لمحے نرس وہاں سے نہ گزرتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر ریحان ایک صحت مند، طاقتور مرد اور وہ ہانیہ ایک نازک کمزور سی لڑکی، وہ کیسے ان کی درندگی کا سامنا کرتی؟ کب تک لڑتی؟ کب تک خود کو بچاتی؟ تبھی ایک گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزری۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے ٹکراتی، مبرم اس کا بازو تھام کر اسے خود میں سما چکا تھا۔ مبرم کے سینے سے لگی وہ گہرے گہرے سانس لیتی جیسے خود کے ہونے کا احساس کر رہی تھی۔ مبرم کی آنکھیں ایک دم سرخ پڑ گئی تھی اور دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ہانیہ، اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی، جیسے وہ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی اور سر مبرم کے سینے سے لگا دیا۔ آئی ایم سوری ہانیہ، آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہوگی۔ وہ خفت زدہ سا بولا تو ہانیہ نے خود پر ضبط کرتے جیسے نرمی سے اس سے دور ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ہوا تم مجھے اسی ٹائم پہ لینے آ گئے، مجھے بھی ہاسپٹل میں آج دیر ہو جاتی، میں ابھی فری ہوئی تھی تو باہر آ گئی۔ بس وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو مبرم سے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، آج گھر چلو بھی نا میرے ساتھ، مما نے تمہاری فیورٹ بریانی بھی بنائی ہے، پھر اس کے بعد تم اور میں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں جگنوں بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے جاننے کے اس جذبے کے تحت سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دور کھڑے ڈاکٹر ریحان کب سے ان دونوں کی نزدیکیوں کا منظر جلتے کی آنکھوں سے دیکھتے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ رات گہرائیوں میں ڈھل چکی تھی، خاموشی ہر سو چھا گئی تھی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ہلکی ٹک ٹک اور باہر کہیں دور سے آتی ہوا کی سرگوشیاں باقی تھی۔ علیزے کی مدھم سانس سے گہری نیند کی گواہی دے رہی تھی۔ ہانیہ نے اطمینان کا سانس لیا، ایک پل کو مسکرائی اور نرمی سے موبائل اٹھایا۔ سکرین روشن ہوئی تو مبرم کے کئی میسیجز قطار میں کھڑے تھے۔ وہ اسے چھت پر آنے کو کہہ رہا تھا، شاید چاندنی رات میں کچھ خاص لمحے بانٹنے کی خواہش لیے۔ ہانیہ کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی مچلی، مگر اس نے نرمی سے نہیں میں جواب دیا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ ابھی لیٹے اسے 2 پل ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازہ کھولنے سے کھلا، بغیر آواز کے، بنا آہٹ کے۔ مبہم سی حیرت نے اس کی پلکوں کو لرزا دیا۔ مبرم اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں وہی شرارت جھلک رہی تھی جو ہانیہ کو بے بس کر دیتی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب آیا اور نرمی مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، موسم کمال ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوا، چاندنی رات، خاموش آسمان پر جھلملاتے ستارے، اور تم، ایسی رات میں کون کافر سوئے جب زندگی اتنی خوبصورت لگنے لگی ہو۔ ہانیہ کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔
اس نے نظریں چرا لی مگر اس کی پلکوں کی لرزش کا خفیف ارتعاش اور جھکی نظریں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ مگر کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی آواز دھیمی تھی جیسے چاندنی میں بکھرتی خوشبو۔ مبرم نے اس کے ریشمی بالوں کو کیچر کی گرفت سے زاد کیا تو وہ ریشم کی طرح بکھر گئے تھے۔ ہانیہ ایک دم بلش کرنے لگی تھی۔ مبرم کا یہ انداز محبت اس نے کب محسوس کیا تھا پہلے؟ وہ تو آنکھیں دکھانے پر ہی رہتا تھا۔ تو دیکھنے دو، وہ مسکرا کر بولا۔ چاندنی راتیں روز نہیں ہوتی، اور ہانیہ کے ساتھ جیسے لمحے بھی نہیں۔ پھر بنا کچھ اور کہے وہ اسے ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چاندنی رات ان کی منتظر تھی۔ چھت پر قدم رکھتے ہی ہانیہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس رات کا گواہ بننے آیا ہو۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر مبرم کے لمس نے اسے جیسے ہر احساس سے بے نیاز کر دیا۔ یہ رات، وہ آہستگی سے بولا، بالکل تم جیسی ہے، خاموش، نرمی سے بھری اور دل کو چھو لینے والی۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ نظریں چرا کر دور افق کی طرف دیکھنے لگی، مگر مبرم نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نرم سی روشنی میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کاش وقت یہی رک جائے اور میں صرف تمہیں دیکھتا رہوں۔ ہانیہ کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی مگر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ صرف دل کی دھڑکنوں نے زبان کا کام کیا۔ تمہیں اندازہ ہے ہانیہ؟ مبرم کی آواز اب سرگوشی بن چکی تھی۔ جب تم خاموش ہوتی ہو تب بھی تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ جاتی ہیں۔ اور پھر بنا کچھ کہے اس نے اپنی پیشانی ہانیہ کی پیشانی سے لگا دی تھی، اور ہانیہ بس آج کی بے قراری کو محسوس کرتی، بس اپنی خوش قسمتی پر یقین کر رہی تھی۔ مبرم نے اسے اسپتال کے گیٹ پر اتارا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھا کر سامنے بلند و بالا عمارت کو دیکھا، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور پلک جھپکتے ہی وہ ایک گاڑی میں دھکیل دیا۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ سامنے ڈاکٹر ریحان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی روکیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ غصے اور خوف میں لرزتے لہجے میں چیخی، مگر ریحان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سرخی تھی۔ وہ بولا تک نہیں، بس اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے موڑ کر دوسرے روڈ پر ڈال دی۔ ہانیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پوری طاقت سے ریحان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بے شرم، گھٹیا انسان، روکیں گاڑی، یہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے جیسے تھپڑ کی پرواہ نہ کی۔ اس کے لبوں پر ایک شفاف سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آخرکار تم نے ہمت تو دکھائی ہانیہ، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن یہ تو صرف آغاز ہے۔ ہانیہ نے حلق تر کیا، مجھے کہیں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی روکی ورنہ انجام برا ہوگا، میں گاڑی سے کود جاؤں گی۔ اس نے ہمت جمع کر کے آواز بلند کی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے رات کیسے گزاری؟ تم کسی لڑکے کی باہوں میں کھڑی تھی، سڑک کے بیچ وہ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ میں نے سب دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ان کا لہجہ اب سرسراتا ہوا زہر آلود تھا، اور تم کتنی بے فکری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہی تمہاری پناہ ہو، جیسے وہی تمہاری دنیا ہو۔ ہانیہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس لمحے میرے دل پر کیا بیتی۔ میری رات صرف آنکھوں میں کٹی ہے، صرف تڑپ میں۔ ہانیہ سہم کر پیچھے ہوئی، مگر ریحان کی گرفت اور نظریں اسے قید کیے ہوئے تھی۔ اور اب تمہیں میری وہ سلگتی ہوئی راتیں، وہ بے قراری، سب کا حساب دینا ہوگا ہانیہ۔ تمہیں میری چاہت کو ہمیشہ ٹھکرایا، تمہیں میرے جذبے اور بوجھ لگے، میرے ساتھ 2 پل سکون سے بات بھی نہ کی، مگر اب وہ چیخا، آواز میں پاگل پن دھر آیا، اب تمہیں میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، نہ دنیا، نہ وقت، نہ کوئی مرد تمہیں مجھ سے چھین سکے گا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ ہانیہ آنکھیں پھیلائے بس اس جنونی اور وحشت زدہ انسان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر ریحان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ مبرم کی نظریں سامنے ڈیش بورڈ پر تھی، جب اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری اور اس نے گاڑی ریورس میں ڈالی۔ ابھی وہ پوری طرح مڑا بھی نہیں تھا کہ اس کی نظریں ایک ایسے منظر پر جا ٹھہری جس نے اس کی رگوں میں
सनसनाहट दौड़ा दी। वो डॉक्टर रेहान ही था, हाँ वही, जिसे मुबरम ने हानिया की टीम के दीगर डॉक्टर्स के साथ एक बार अस्पताल में देखा था। बज़ाहिर कोई ख़ास शनासाई ना थी, लेकिन चेहरा मुबरम के जहन में नक्श हो चुका था। लेकिन उस लम्हे उसके चेहरे पर कुछ और ही वहशत छुपी थी। रेहान हानिया को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में धकेलने की कोशिश कर रहा था, जबकि हानिया पूरी कुव्वत से मज़ाहमत कर रही थी। ये मंजर मुबरम की आंखों में जैसे आग बंद कर दहक उठा। उसने एक पल ज़ाया किए बगैर गाड़ी घुमाई और रेहान की गाड़ी के पीछे लगा दी। दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, निगाहों में तूफान था। उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी रेहान की गाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे निकाली और अगले लम्हे दोनों गाड़ियों के दरमियान रास्ता काटते हुए अचानक ब्रेक मार दी। रेहान की गाड़ी एक झटके से रुकी। मुबरम अब गाड़ी से बाहर निकल चुका था। चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और नज़र रेहान पर जमी हुई थी। डॉक्टर रेहान बेयकीनी की हालत में उसे हक्का बक्का देख रहा था। अभी मुबरम ने उसे गिरेबान से घसीट कर गाड़ी से बाहर पटका था और हानिया ने सहम कर मुंह पर हाथ रख लिए थे। घटिया बगैरत इंसान, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हानिया को हाथ लगाओ? मैं तुम्हें यहीं ज़मीन में दफन कर दूंगा। तुमने हानिया को तकलीफ देने का सोचा भी कैसे? मुबरम डॉक्टर रेहान पर बुरी तरह टूट पड़ा था, जबकि वो रेहान को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने लगे थे। सुबह ही सुबह इस तरह का मंजर सबकी दिलचस्पी का बायस बना था। लोगों ने बामुश्किल डॉक्टर रेहान को मुबरम के शिकंजे से बचाया था। हानिया मेरी होने वाली बीवी है, मेरी ज़िंदगी का ऐसा है वो, अगर आइंदा उसे बुरी नज़र से देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर रेहान को आत्मवा करने के बाद वो हानिया का हाथ पकड़े चिल्लाया था। हानिया को गाड़ी में बिठाने के बाद वो वहाँ रुका नहीं था, गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। उसके सामने घुटनों के बल बैठी हिचकियों के सार हो रही थी। आंखें सूजी हुई थी और आंसू उसके रुखसारों पर बेकाबू बह रहे थे। मुबरम का चेहरा गुस्से से दहक रहा था, जैसे उसके अंदर लावा उबल रहा हो। उसकी मुट्ठियां सख्ती से बंद थी, जैसे अपने ज़ब्त को आखिरी सांस तक काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। मेरा बस चले ना हानिया, तो उस कमीने के हाथ काट कर उसके गले में लटका दूँ। वो झुककर उसके सामने बैठा, आवाज़ में जहर घुला हुआ था, लेकिन आंखों में सिर्फ दर्द और हानिया के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। तुम्हें किस चीज़ ने रोका हानिया? मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि अगर कोई बात है, कोई परेशानी तो मुझे बताओ, मगर तुम सब कुछ अपने अंदर छुपाया, अपने आंसू भी, अपनी तकलीफ भी। उसने आहिस्ता से उसके आंसुओं से भीगे गालों को साफ किया। आवाज़ मध्यम होगी लेकिन दुख से बोझल। मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और ही ढूंढता रहा और तुम अंदर ही अंदर टूटती रही। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो तुम्हें हाथ लगाने का सोच भी ना पाता। उसने आंखें सख्ती से मींच ली, जैसे खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोक रहा हो। हानिया ने बामुश्किल नम पलकें उठाकर एक नज़र उससे देखा और फिर टूटे हुए लहजे में बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो शख्स इस हद तक चला जाएगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती पर उतर आएगा। मुझे लगा था कि मेरे समझाने पर समझ जाएगा। मैं बहुत परेशान थी और इस परेशानी में मेरे दिल पर मैं दराक हुआ। मुझे लगा मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही हूँ। इस नए एहसास ने मेरे अंदर एक डरी सहमी सी हानियों को जगा दिया था। मैं बहुत डर गई थी, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैं तुम्हें लेकर बहुत सारे खौफ में मुब्तला थी। मुबरम ने तड़प कर उसे सीने से लगाकर भींच लिया था। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं आज ही मम्मा पापा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर अपनी बाहों में समेट लूँगा, ताकि कोई भी मेरी हानिया को तकलीफ़ ना दे सके। हानिया ने खामोशी से आंखें बंद कर ली थी। वो और अलीज़े शॉपिंग मॉल में मसरूफ़ सी थी। अलीज़े को तो जैसे सारा मॉल ही ख़रीदना था। वो चहकती एक एक ड्रेस को देखती जैसे बेखुद हो रही थी। उसका बस चलता तो वो हानिया को सब ड्रेस पहना कर उससे बाकायदा मॉडलिंग करवाती। हानिया ने उसे घूरा क्योंकि वो कोई 10वां लहंगा था जो उसे अब पहले वाले सब लहंगों से प्यारा और सुपर डुपर लग रहा था। ऐसे मत घूरे ना प्लीज़, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसने इंतहाई खूबसूरत लहजे की कुर्ती पर हाथ फेरते कहा तो हानिया ने सर झटका। तुम देखो और पहले अपने लिए देखो, जो पसंद हो वो ख़रीद लो बस। वैसे भी मुबरम का कार्ड तो मेरे पास ही है, मुझे जो अच्छा लगेगा पेमेंट बस उसी की होगी।
अब मैं थोड़ा सुकून कर लूँ, तुम देखो। वो साइड पर रखी चेयर्स में से एक पर बैठी थी। पाँव बुरी तरह थक चुके थे। तभी कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसने निगाह उठाकर देखा। उसके चेहरे का रंग फक हुआ था। वो खुद पर काबू पाती उठ खड़ी हुई थी। डॉक्टर रेहान ने सुर्ख आंखों से देखते अचानक हाथ उसके सामने जोड़े थे। हानिया ने जर्द चेहरे के साथ उस तरफ देखा जहाँ लीज़े मसरूफ सी खड़ी थी। डॉक्टर रेहान रुंधी आवाज़ में बोले थे और साथ ही उसके सामने हाथ जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दो हानिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पछतावा इस कदर ज़्यादा है कि मेरी नींद, मेरा सुकून, सब कुछ ख़त्म हो गया है। प्लीज़ खुदा के लिए माफ़ कर दो मुझे। हानिया की आंखें बह आई। उसने न जाने कैसे खुद को कंट्रोल किया था। किसी भी लड़की की असमत इतनी सस्ती नहीं होती डॉक्टर रेहान के उसके एक इनकार पर उससे रोन डाला जाए। मुझे अच्छा लगा कि आपको अपने किए पर पशेमानी तो है। मेरी ज़िंदगी तो मुबरम और मेरे अपने हैं और हर लड़की का नसीब ऐसा नहीं होता। रोज़ हज़ारों लड़कियां मर जाती हैं या मार दी जाती हैं। उन्हें गलत फहमी की है बुनियाद पर, वजह पर जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। मर्दों का क्या जाता है? ज़िंदगी में उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, मगर लड़कियां मर जाती हैं या मार दी जाती हैं। आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ये सब करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी आने वाली नस्ल में कोई ना कोई बेटी इसका कर्ज चुका रही होगी। मेरी ज़िंदगी में मेरे मोहब्बत का आने वाले रिश्ते हैं जिन्होंने मुझे समेट लिया। हर लड़की का नसीब ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और मैंने आपको माफ़ किया। खुदा आप भी माफ़ करे आपको। खुदा हाफिज़। वो ठहरे हमवार लहजे में कहती अलीज़े की जानी बढ़ गई थी। डॉक्टर रेहान की नज़र उसके एतमाद से उठते कदमों पर थी। आंखें एक गोशे से आंसू गिरा था। उस लड़की ने उन्हें आज भी लाजवाब कर दिया था। वो उस मोहब्बत कर बैठे थे और आज उन्हें एहसास हो गया था वो चाहे जाने के लिए थी, मगर अपनी बेखुदी के लिए किसी की असमत और मासूमियत को झंझोड़ना सरासर जुल्म था। वो शिकस्ता कदमों से मॉल से बाहर निकल के थी। एक माह बाद वो दुल्हन बनी बैठी थी। मुबरम उसके पहलू में दुल्हा बना शानदार पर्सनैलिटी के साथ सबकी नज़रों का मरकज़ था। हानिया ने उसे रश्क भरी नज़रों से देखा था। उसे ऐसे शख्स के साथ की ज़रूरत थी जो उसे समझता और उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका मुखलिसी से साथ देता, उसे एतबार के नाजुक डोर से बांधकर उसके यकीन को मजबूत करने वाला। मुबरम में वो सब खूबियाँ थी जो उसने एक जीवन साथी में चाही थी। शहला ने मुस्कुराकर उसकी महवियत पर गला खनकार कर उसकी तवज्जो में खलल डाला तो वो उन्हें देखती सटपटाकर रह गई। नज़रों की बेखुदी ने उसे खजल किया था। शहला ने मोहब्बत से उसका हनाई हाथ पर थपका। मुबरम तुम्हें बहुत चाहता है हानिया, तुम्हें वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें अपने इंतखाब पर फ़ख्र होगा। वो गहरा मुस्कुराई थी। जी फूफो, जानती हूँ, मुझे बस मुबरम की नहीं आप सबकी मोहब्बत भी चाहिए। शहला ने उसकी पेशानी चूमी थी। तुम और अलीज़े मेरी दो ही तो बेटियाँ हो। बेफिक्र हो हानिया, तुम्हें कभी किसी पल भी मोहब्बतों में कमी महसूस नहीं होगी। हानिया ने आंखों की नमी टिश्यू पेपर पर उतारी थी। वो जानती थी उसकी ज़िंदगी सहल होने वाली थी। शहला के उठ जाने पर वो सर झुकाए बस अपने हाथों को देख रही थी, जबकि मुबरम मुसलसल साथ बैठी अलीज़े से मगजमारी में मसरूफ़ था। वो मुस्कुरा कर रह गई थी। रात गए तक सब रस्मों से फरागत हुई तो शहला उसे कमरे में छोड़ गई थी जहाँ वो दुल्हन बनी सजी सेज पर ज़िंदगी में आने वाली खुशियों की मुंतज़िर थी। अलीज़े ने बड़े शौक़ से अंदाज में उसे देखते हुए रास्ता रोका तो मुबरम ने बनूबे चुका कर उसे देखा। तुम मेरा रास्ता किस खुशी में काली बिल्ली की तरह काट रही हो? इतने पैसे तो मुझसे बटोर चुकी हो, अब और कितने चाहिए? मुबरम ने तने हुए लहजे में कहा तो वो मुंह बनाकर रह गई। हद करते हैं आप भाभी के आती, आपके तो मजाज ही बदल गए हैं। याद करें मेरी मासूम सी सूरत को, मैं आपकी वही इकलौती लाडली बहन हूँ जिस पर आप जान देते और अब पैसे देने से आपकी जान जा रही है। मुबरम ने उसे घूरा। बस नौटंकी करते रहना, लो पकड़ो पैसे और मेरा रास्ता छोड़ो। अलीज़े ने हंसते हुए उसके हाथ से नोटों की गड्डी पकड़ी और गिनने लगी। तभी मौका देकर वो अलीज़े को तेजी से हटाता कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा लॉक कर चुका था। अलीज़े का मुंह खुले का खुला रह गया था। कमरे में मोतिया और चंपेली की महक घुली हुई थी।
रोशनी मध्यम थी मगर काफ़ी थी। हानिया की खूबसूरती को एक नरमी, एक चमक अदा करने के लिए सुर्ख रंग के लहंगे में लिपटी झुकी पलकों, हल्के से कांपते होंठों और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ वो पलंग के किनारे बैठी थी। मुबर्रम अंदर आया तो उसके कदम जैसे एक लम्हे को रुक गए थे। वो सामने बैठी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उसके ख्वाबों की ताबीर, उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी उसकी दुल्हन थी। हानिया, उसके लबों से मध्यम सी सरगोशी निकली, जैसे वो खुद से बोल रहा हो। हानिया ने आंख उठाकर उसे देखा और फिर पलकें झुका ली। शर्म के मारे दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुबर्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और सामने आकर रुक गया। ये तुम हो हानिया? आज तुम्हारी आंखें बोल रही हैं हानिया। तुम्हारा हर जेवर, हर सिंगार, जैसे सब कुछ मेरा नाम ले रहा हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि दिल चाहता है वक्त यहीं रुक जाए, ये लम्हा बस तुम्हें देखते गुजर जाए। वो आहिस्ता से झुककर उसके हाथों को छू लिया। मैंने मोहब्बत की थी मगर कभी सोचा नहीं था कि मेरी मोहब्बत इस कदर हसीन रूप में मेरे सामने होगी। हानिया ने शर्मा कर नजरें चुराई, मगर दिल की धड़कन उसके कानों की लुओं में झूम रही थी। मुबर्रम ने उसकी उंगलियों पर लब रखे और धीरे से बोला, ये हाथ अब सारी जिंदगी मेरे होंगे, इनमें सिर्फ मेरे लम्स की खुशबू होगी। फिर वो उसके करीब बैठ गया, एक बाजू उसकी पुश्त के गिर, दूसरा उसके हाथों को थामे। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया हानिया। आज से तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी हर दुआ, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर सांस हो। हानिया की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो खुशी के आंसू थे। मुबर्रम ने हानिया के माथे पे एक भरपूर गहरा बोसा दिया। अभी आंखें कभी नम नहीं होंगी, तुम हंसोगी खुल के, मेरी मोहब्बत में, मेरे लम्स में, मेरे बाहों के हसार में। हानिया खामोशी से बैठी थी और मुबर्रम उसके करीब, बहुत करीब आ चुका था। उसने धीरे से हानिया का भारी दुपट्टा कंधों से सिरकाया। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी अधूरी थी हानिया, और आज तुम मेरे नाम की मुकम्मल तस्वीर हो। हानिया ने नजरें झुका ली, सांसें बेकाबू होने लगी, दिल जैसे सीना तोड़कर निकलने को था। उसके कानों में सिर्फ मुबर्रम की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुबर्रम ने उसकी ठोड़ी आहिस्ता से उठाई, नजरें मिली तो सांसें रुक सी गई। तुम्हारी आंखों में जो ख्वाब है आज से वो मेरे है। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरा फर्ज है और तुम्हारी हर सांस मेरी जिंदगी। वो आहिस्तगी से झुका, हानिया के नाजुक माथे पर बोसा दिया। हानिया बस उसकी मोहब्बत की बारिश में भीग रही थी। हानिया ने पलकें मूंद ली, उसके लम्स में एक अजीब सा सुकून, एक पनाह थी। मोहब्बत की खुशबू हवा में घुलने लगी। मुबर्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया, इतना करीब जैसे वो एक हो गए हो। हानिया, उस रात की गवाह सिर्फ तुम्हारी ये कांपती पलकें, तुम्हारा लरसता बदन और मेरे सीने की ये धड़कन है। चांदनी ने उनके जिस्मों पर चुपके से अपने नकरई हाथ रख दिए और हानिया ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली थी। तो डियर रीडर, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग नॉवल। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।